बुद्धि, इंटेलेक्ट, ये वो गुण हैं जो हमें सारे ही जानवरों से अलग बनाता है, ऐसा हमारा मानना है। हम ये विश्वास रखते हैं कि मनुष्य वो जीव है जिसमें बाकी के जीवों से, जानवर, पेड़ इत्यादि, इन सब से अधिक बुद्धि है, और अधिक बुद्धि, इंटेलेक्ट होने के कारण ही वो बाकी सारी प्रजातियां, स्पीशीज़ में सर्वश्रेष्ठ है, सुप्रीम है, ऊंचा है। ये हम मान के चलते हैं। और ये हमें फिर अपने बचपन से ही देखने को मिलता है कि एक क्लास के अंदर भी उन्हीं कुछ प्रतिभाशील बच्चों को अलग से देखा जाता है जिनमें बुद्धि की तीव्रता होती है, जो अपने ही क्लास के बाकी स्टूडेंट्स से कुछ अलग ही दिखाई देते हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसे गणित के सवाल, कुछ ऐसे इक्वेशंस हल कर पाते हैं जहाँ सारे बच्चे अपने आप को, अपना सर ही खुजाता हुआ पाते हैं। तो वो एक पूरा डायनामिक इस चीज़ का सबूत हो जाता है कि हाँ, बुद्धि इंसान के अंदर एक बहुत ही ऊंची और प्रशंसा करने वाली चीज़ है, बहुत ही प्रशंसनीय चीज़ है, और ये हमें सेट अपार्ट करती है बाकी अन्य लोगों से। तो बुद्धि कई मायनों में वो स्तर, वो लक्ष्य, वो एम मानी जाती है कि जिसकी ऊंचाइयों तक पहुंचना, मनुष्य मात्र की ऊंचाइयों तक पहुंचना समझा और माना जाता है। जिसकी जितनी तीव्र बुद्धि, वो उतना ही ऊंचा और सर्वश्रेष्ठ मानव। जिसकी बुद्धि में, जिसके इंटेलेक्ट में एक पैनापन, वो उसकी ज़िंदगी में भी उसी तरीके का पैनापन, एक्टिवनेस, इंटेंसिटी भी कह सकते हैं कुछ हद तक। तो हम बुद्धि की श्रेष्ठता आमतौर पर जीवन की श्रेष्ठता भी मान ही लेते हैं। हम कहते हैं जो ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है वो उतना ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। बात गलत भी नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि जितने भी आविष्कार वगैरह हुए हैं वो हुए ही जो आज मानव जीवन को लंबा बनाती हैं, बीमारियों से कम ग्रस्त रखती हैं, वो हुए भी उसी बुद्धि के कारण है। तो ये गलत भी नहीं है कि बुद्धि की श्रेष्ठता को मानव की श्रेष्ठता समझा जाए। पर क्या बुद्धि ही एक अंतिम पायदान है जिसके मापदंड पर, जिसके बलबूते हमें मानवता का आकलन करना चाहिए? क्या बुद्धि ही एक लौती कसौटी है या एक अंतिम कसौटी है मानव की श्रेष्ठता की? क्या बुद्धि की ऊंचाइयां ही मानव मात्र की ऊंचाई है,
या इसके कुछ और आगे भी संभव है? जब हम साइंटिस्ट के पास जाते हैं, अगर आप एक बायोलॉजिस्ट के पास जाएं, एक केमिस्ट के पास जाएं, तो वो आपको बताएंगे कि कैसे एक छोटे से वायरस में भी अपनी एक इंटेलिजेंस है। उसको पता है कि कब क्या उसे किस किस समय पर करना है ताकि वो सरवाइव कर सके, ताकि वो और आगे बढ़ता रहे, क्योंकि एक वायरस का सीधा सीधा यही लक्ष्य होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फैले, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को पसारे। इसीलिए पहले वो एक होस्ट में होता है, फिर जब एक होस्ट से वो सैचुरेट हो जाता है, एक बॉडी से सैचुरेट हो जाता है, तो वो दूसरे होस्ट के पास जाता है और ऐसे ही एक एक करके वो एक होस्ट से दूसरे होस्ट जंप करता है, अपने आप को फैलाते हुए, अपना क्षेत्र को पसारते हुए। तो वो बुद्धि, तो हम देखते हैं कि एक छोटे से वायरस में भी, तो हम देखते हैं कि बुद्धि तो एक वायरस में भी है ही, एक जानवर में भी है, क्योंकि आप पाएंगे कि एक तरीके का पैनापन, एक तरीके की चालाकी, तीव्रता एक जानवर में भी अपने शिकार को स्पॉट करके मारकर खाने की भी होती है। वो बहुत ही केयरफुली डिवाइस्ड प्लान, मूव्स रचता है जिससे वो अपना खाना सिक्योर कर सके। और ऐसे ही हमने देखा है कि प्लांट्स में भी अपनी तरीके की एक बुद्धि होती है कि जहाँ जब सन दिखता है वो उसी की ओर अपना मुंह कर लेती हैं, वो उसी के ओर अपना मुंह कर लेते हैं। भंवरों में भी अपनी एक बुद्धिमत्ता है। हर चीज़ जो इस बायोस्फीयर में मौजूद है, वो बायोस्फीयर ही क्यों कहें, सब कुछ ही भौतिक वस्तुओं में भी, पत्थर, पानी, हवा, इन सब में भी अपनी एक स्तर की, एक मायने की बुद्धि है ही, जो कुछ डिटर्मिनिस्टिक लॉज फॉलो करती है। तो अगर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन उसके पास है और वो कोई भी भौतिक या जीवित चीज़, जिसके अंदर जानवर, कीड़े पतंगे वगैरह आ जाते हैं, अगर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने की उसके अंदर कैपेबिलिटी है, तो ये कहना कि थोड़ी बहुत बुद्धि, भले ही बहुत ही निम्न स्तर की, बट थोड़ी बहुत बुद्धि अगर उनके अंदर भी है तो ये गलत नहीं होगा। एक गिलहरी भी बहुत बुद्धिमत्ता से इंतज़ाम करती है अपने खाने का, अपने घर का। ऐसे ही पक्षी भी दिखेंगे आपको इंतज़ाम करते हुए अपने घोंसलों में, अपने खानों का, अपने खाने का। और वायरस का तो अभी हमने जैसे बताया कि एक छोटे से छोटे वायरस में, एक छोटी सी छोटी शरीर के सेल में हमारे कितने ही एंजाइम्स और मसल्स होती है हमारे अंदर ही, शरीर के अंदर ही, इंसान के शरीर के अंदर, जिनकी अपनी अपनी एक इंटेलिजेंस है और उस इंटेलिजेंस के साथ वो मूव करती हैं, फंक्शन करती हैं। तो अगर एक वायरस की बुद्धि, एक वायरस अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अपने आप को फैलाने के लिए करता है, और हम पाते हैं मनुष्य का भी कुछ ना कुछ मायने में, ये पूरा एब्सोल्यूट नहीं है, बट कहीं ना कहीं किसी मायने में अगर मनुष्य अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अपने ही आप को फैलाने के लिए कर रहा है, तो मनुष्य की बुद्धि में और वायरस की बुद्धि में फ़र्क कितना ही समझें।
जहाँ वायरस अपने आप को बढ़ाने का काम करता है, वहाँ इंसान भी बुद्धि आ जाने पर हमें अपने आप को फैलाते हुए दिखता है। ये घर वहाँ, वो प्रॉपर्टी यहाँ, एक बड़ी फैमिली, एक बड़ा घर। फैमिली भी एक तरीके से अपना ही एक्सपेंशन है। तो अगर हम अपनी बुद्धि के द्वारा अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं और वायरस भी अपनी बुद्धि के द्वारा अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है, तो अब हमारी बुद्धि के स्तर में और वायरस की बुद्धि के स्तर में क्या फ़र्क है? अब यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि बुद्धि तो वायरस के पास भी है और बुद्धि तो इंसान के पास भी है, बट उस बुद्धि का आधार क्या है? वो बुद्धि किन प्रिंसिपल्स पे, किस क्राइटेरिया पर फंक्शन करती है? वो क्राइटेरिया फिर अपने आप में एक बहुत ही प्रासंगिक इम्पॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है, क्योंकि अगर वायरस की बुद्धि का क्राइटेरिया भी फैलना ही है और हमारी बुद्धि का भी क्राइटेरिया फैलना ही है, तो ये बुद्धि तो इंसान की और वायरस की बुद्धि में कोई खास फर्क नहीं देखने को मिलता हमें। तो बुद्धि का आधार फिर ही बुद्धि की तीव्रता और प्रतिभा, बुद्धि की ऊंचाई तय करेगा। अगर बुद्धि का आधार वही है, अगर मानव की बुद्धि का आधार वही है जो एक जानवर, एक सेल का आधार है, तो मानव की बुद्धि को ऊंचा और उच्चतम मानना कहाँ तक ही ठीक होगा? तो बुद्धि का आधार फिर जो चीज़ तय करेगी उसको जाहिर सी बात है बुद्धि के आगे का होना होगा, क्योंकि अगर बुद्धि के ही स्तर की कोई चीज़ है, वो बुद्धि का आधार कैसे तय कर सकती है? तो कुछ अब हमें ये देखने को मिल रहा है कि बुद्धि से आगे का भी होगा, जो बुद्धि की गति और क्रियाओं को निर्धारित करेगा। फिर वो क्या होगा? और फिर वही चीज़ बुद्धि का आधार बनेगी। तो जब हमने पहले बोला था कि क्या मानव की श्रेष्ठता उसकी बुद्धि की श्रेष्ठता है, तो शायद ऐसा नहीं है। मानव की श्रेष्ठता फिर उस चीज़ पर आधारित होगी जो बुद्धि का आधार बनाएगी। बुद्धि का आधार फिर बोध ही बनेगा। वो जो बुद्धि के रास्ते से ही बुद्धि से आगे निकलता है, वो बोध कहलाता है। बोध के पैर बुद्धि में ही गड़े हैं, बट वो बुद्धि के माध्यम से ही बुद्धि के आगे बढ़ जाते हैं। तो मानव की श्रेष्ठता शायद उसकी बुद्धि की तीव्रता में नहीं, उसकी बोध के गहराई में मौजूद है। जितना गहरा किसी इंसान का बोध, उतना ही श्रेष्ठ और ऊंचा फिर वो इंसान। और फिर जाहिर सी बात है, अगर उसके अंदर बोध है तो बुद्धि भी होगी ही। बट ये ज़रूरी नहीं है कि जिसके अंदर बुद्धि है उसके अंदर बोध भी हो। बोध ही तय करेगी बुद्धि की दिशा, गति और क्रियाएं, और उस तय करे हुए आधार पर ही फिर बुद्धि को चलना होगा।
अगर ऐसा कोई आधार नहीं होगा तो बुद्धि फिर हमें देखने को मिलेगा कि वही उसी आधार पर चलेगी जिस पर सारी पशु, वायरस और पूरा बायोस्फीयर चलता है। तो अगर मानव को अपने आप को बाकी जानवरों से श्रेष्ठ दिखाना है और बनना ही है, तो वो श्रेष्ठता बोध से आती है, बुद्धि से शायद नहीं। अगर हमारी ज़िंदगी एक विमान है तो उसके टायर जो रनवे पर चलते हैं, जो उसे रनवे से ऊपर को फ्लाइट देने में मदद करते हैं, वो टायर बनेंगे बुद्धि और वो ऊंचाई बनेगी बोध। और बोध को फिर बुद्धि के बिना नहीं पाया जा सकता। अगर हम ये कहें कि अरे बिल्कुल भी बुद्धि मत सम्मिलित करो, ये तो वायरस का काम है और ये तो जानवरों का काम है, बुद्धि नहीं, सीधा डायरेक्ट बोध पे आते हैं, तो ऐसे बात नहीं बनेगी। बुद्धि की गहराई भी बोध से ही आएगी और बोध बुद्धि के चक्कों से ही, टायरों से ही उड़ान भरेगा। बुद्धि ज़रूरी है, इस बात में कोई दो राह नहीं है, बट अगर बस बुद्धि ही रह गई तो वो सीमित और संकुचित करके ज़िंदगी को रख देती है। अगर बुद्धि को ही श्रेष्ठ मान लिया गया तो वो ऐसा होगा कि जैसे कोई कबूतर जिसके पास पैर हैं, वो अपने आप को मान ले कि हाँ, अगर मेरे पास पैर हैं तो बस मेरा चलना ही काम है, और वो फिर कभी अपने पंखों का इस्तेमाल ही नहीं करता, वो बस अपने पैरों पर ही गुमान करता है कि देखो मेरे पास पैर हैं और ये पैर से मैं कितनी आगे जा सकता हूँ। और फिर वो कबूतर एक ऐसे शहर में रहता है जहाँ पे और बाकी कबूतर हैं जो भी यही मानते हैं कि हाँ, हमारे पास पैर हैं, तो उनकी प्रतियोगिता भी और उनकी प्रतिस्पर्धा भी एक दूसरे से उनके पैरों की रेस में होती है। और ये फिर कितनी मूर्खता की बात है कि हम प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता जो कबूतर उड़ सकते हैं वो उस पे कर रहे हैं कि देखो कौन कितनी तेज भाग सकता है। ठीक है, कबूतर के पास पैर होने ज़रूरी हैं इसके उधर उधर जाने के लिए, बट कबूतर का जो स्वभाव है वो उड़ान है। अगर कबूतर उड़ नहीं रहा है तो वो कबूतर है ही कहाँ। इसकी सीधी सीधी तुलना ये है कि अगर मानव अपना बोध नहीं जगा रहा है बुद्धि के द्वारा, तो वो मानव है ही कहाँ। वो फिर वही कबूतर है जो बस अपने पैरों से, अपनी बुद्धि से दूसरे कबूतर जिनके पास पैर और बुद्धि है, दूसरे मानव जिनके पास पैर और बुद्धि है, उनसे ही बस प्रतियोगिता करने में लगा है। और भले ही अगर उसमें वो जीत भी जाता है तो वो जीत है कहाँ, क्योंकि उसके पास तो पंख थे जो कभी खुले ही नहीं, जिनका कभी किसी तरीके से कोई उपयोग ही नहीं हुआ। तो भले ही उसने बुद्धि की श्रेष्ठता पा ली, भले ही एक कबूतर ने बहुत तेज भागना सीख लिया, बट अगर उसने जीवन भर अपने पंख ही नहीं खोले तो क्या वो खाक कबूतर रहा। अगर मानव पूरी जिंदगी भर अपनी बुद्धि के सहारे ही चलता रहा तो वो क्या खाक मानव रहा, क्योंकि उसने अपना बोध, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपना विजडम तो कभी जागृत करा ही नहीं। और जब वो जागृत नहीं हुआ तो मानव कहाँ रहा। अगर कबूतर कभी उड़ा ही नहीं और अपने पैरों के भरोसे ही पूरे जीवन उसने बिता दिया,
तो वो कबूतर कबूतर कहाँ रहा, उसने उड़ान कहाँ भरी। और यही उड़ान मानव को भी भरनी है। जब मानव का बोध जगता है, वो शुरुआत होती है फिर उस उड़ान की। बुद्धि की ऊंचाई, हाँ, बिना किसी दोहराह के बहुत ही सुंदर बात है। बुद्धि में एक ऊंचाई, एक तीव्रता जरूर होनी चाहिए, बट अगर उस बुद्धि में कोई गहराई नहीं है, बोध की उड़ान नहीं है, तो वो बुद्धि फिर हमारे ही अंदर जो जानवर बसा है उसी के ही भेंट चढ़ जाती है। क्योंकि बुद्धि तो बहुत से अलग कार्यों में भी लगती है। एक वाइट कॉलर जॉब में अगर एक फाइनेंशियल फ्रॉड करना होता है तो उसमें भी बहुत तीव्र बुद्धि लगती है। अगर कहीं चोरी करनी है तो उसमें भी चोर बहुत अपनी बुद्धि लगाता है। अगर किसी तरीके का छल कपट, किसी को चोट पहुंचानी है तो उसमें भी बहुत बुद्धि लगती है। अपने ही रिश्तों और संबंधों में अगर कहीं खटास आ गई है और सामने वाले से बदला निकालना है तो उस बदले को लेने के लिए भी बहुत बुद्धि लगती है। जब फिर बोध नहीं होगा तो बुद्धि फिर इन्हीं ही छोटे क्रियाकलापों में व्यस्त होकर रह जाएगी और इन्हीं की भेंट चढ़ जाएगी। हम अपनी तीव्र बुद्धि को अपने छोटेपन की भेंट चढ़ा देंगे। अलग अलग तरीके की चालाकियां होंगी हमारे पास होंगी बहुत ही पैनी तरीके की तकनीक, टेक्नोलॉजी, जिसका हम पाएंगे कि हम दुरुपयोग ही कर रहे हैं और फिर उस हद तक दुरुपयोग हम शायद कर जाएं कि वो हमारा ही खात्मा कर दे। और न्यूक्लियर बम तो फिर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ही। हम ही फिर एक ऐसी प्रजाति बन गए हैं जिन्होंने अपनी तीव्र बुद्धि के चलते खुद को ही खत्म करने के यंत्र बना लिए हैं। फिर ऐसी बुद्धि बस हास्यास्पद होती है जिसके अंदर बोध नहीं होता, क्योंकि वो अपना ही खात्मा कर बैठती है। तो फिर ऐसा जरूरी हो जाता है कि जितनी तीव्र और पैनी बुद्धि उतना ही गहरा और ऊंचा उसका आधार, जो आधार बोध फिर स्थापित करता है उसके अंदर, अंडरस्टैंडिंग स्थापित करती है उसके अंदर। और वो अंडरस्टैंडिंग आती है खुद को जान के समझ के। खुद को बिना जाने समझे हम ऐसी बुद्धि का निर्माण कर लेंगे जिससे सबसे ज्यादा नुकसान हमारा खुद का ही होगा। पल पल हम पाएंगे कि कैसे वो बुद्धि हमारे लिए ही घातक साबित हो रही है। तो भले ही बुद्धि हर जानवर, एक छोटे से वायरस तक में भी हमें पाई जाती है, बट मानव अकेले की फिर ऐसी बुद्धि है जो उसी का ही विनाश करने की काबिलियत रखती है। क्योंकि एक जानवर, एक वायरस की बुद्धि उसको फैलाती है और उसके आगे कहीं नहीं जाएगी। उसका पेट का ख्याल रख लेगी, उसके घर का ख्याल रख लेगी, घोंसले का ख्याल रख लेगी, बट उसकी बुद्धि शायद ही उसके खात्मा का कारण बने। बट मनुष्य के संबंध में तो ये साफ देखने को मिलता है कि
उसकी बुद्धि उसी का ही विनाश का सबसे बड़ा कारण बनती है। बुद्धि बिना बोध के वो तलवार है जो हमारे सर पर पूरे समय लटक रही है और कभी भी कटकर गिर सकती है। अगर बुद्धि को बोध का आधार मिलता है, समझ, एक गहराई का आधार मिलता है, फिर वहां से शुरू होती है एक सृजनात्मकता, एक क्रिएटिविटी जिसकी शायद कल्पना करना भी अनुचित होगा, क्योंकि एक तीव्र बुद्धि और उतना ही गहरा बोध एक मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी ऊंचाई है। इन दोनों का समागम, इन दोनों का मेल मनुष्य जीवन को सौंदर्य देता है। बुद्धि संघर्ष करेगी और बोध उसे वो ऊर्जा देगा, वो पैनापन देगा बिना रुके आगे बढ़ने का। बुद्धि का पैनापन भी फिर मानो जैसे बोध की गहराई से ही खिलकर निकलता है।